Students, how are you? Good morning to everyone. My name is Vishnu Gupta and I welcome you all on my YouTube channel. This class is for the class 11th biology, and I told you that when you come from in the 11th class from the 10th class, you have enough time, you have sufficient time to explore in your subject. Clear? So that's why I am giving you daily, I'm just motivating you with the different type of assignment, like as I told you that find out about the coronavirus, make a file, write down everything related to the coronavirus, ki what is plasma therapy and all. If you do have any problem, if you do not understand anything, please you can write down in the comment box. Definitely I will tell you about that thing. Okay, so let's start the session को start करते हैं. Yesterday we discussed in the living world. In the living world we discussed about so many things, like as I told you about the how the organisms, varieties of the organisms are there. I have started the varieties by taking example of spices, then cloth, then I took the example of students also, कि students का भी example लिया था. ठीक है, कि students जैसे स्कूल में क्या होता है, students होते हैं, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हाउ द स्कूल अथॉरिटी डील विद दोज स्टूडेंट्स. ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट्स सी वन मोटिवेशनल कोड, बिकॉज वी रिक्वायर एनर्जी. हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए पढ़ने के लिए, और ये मोटिवेशनल जो लाइंस होती हैं ये हमें बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से हमें कॉन्फिडेंस दिलाती हैं और हमें एनर्जी भी देती हैं. जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते. तो अगर आपको, जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दिया, अब आपको एक्सक्यूज़ेस हैं, अरे हम कहाँ से ढूंढें, हम अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने नहीं देंगे. आप अपने बहानों को, अपने एक्सक्यूज़ेस को प्लीज़ हटा दीजिए अपने पाथ से. देन यू कैन सक्सेस, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है. तो जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद मोटिवेशनल कोड. मोटिवेशनल कोड के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं. स्टडी वी डिस्कस अबाउट द वेराइटीज़. मैंने आपको वेराइटीज़ के बारे में बताया था. पहले मैंने आपको नॉन लिविंग थिंग्स में वेराइटीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस किया कि नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, एंड हाउ वी डील विद दोज वेराइटी. हम उन वेराइटीज़ के साथ कैसे डील करते हैं, हाउ कैन वी गेट टू नो अबाउट दोज वेराइटी. उन वेराइटी के बारे में हम कैसे जानते हैं. ठीक है, जैसे मान लो पेन किलर है. ठीक है, तो जितने, अगर मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो पेन किलर, जितनी भी पेन किलर्स हैं उसने एक सेक्शन में लगा रखा है. तो उसने क्या कर रखा है, जो वेराइटीज़ हैं उनको मैनेज कर रखा है. कैसे मैनेज कर रखा है, उनको ग्रुपिंग कर रखी हुई है. ठीक है, जिससे उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत इजी हो जाए. जैसे आप कोई भी मेडिसिन, आप कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन लेने जाते हो, वो नहीं होती है, तो आप क्या कहते हो कि भैया कोई और इसी तरह का कोई और कंपोजिशन हो तो वो दे दो. तो आप उस मेडिसिन का जो पैकेट होता है या उसका जो बॉक्स होता है उसके पीछे देखते हो उसका कंपोजिशन. अगर वो कंपोजिशन सेम है, नाम अलग है, तो आप क्या कहते हो, यही दे दो. इसका मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या है, सेम है. इसका मतलब वो एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं. क्लियर है. तो इस तरह से हमने नॉन लिविंग थिंग्स को मैनेज कर रखा है बाई ग्रुपिंग देम. उनको हमने ग्रुपिंग कर रखी है. दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ येस्टरडे लेक्चर. येस्टरडे मैंने जो बहुत सारी चीज़ें ली, बहुत सारी चीज़ें बताई. ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप इस वीडियो को बीच में से कहीं सुनोगे या थोड़ा सा सुनोगे तो आपको लगेगा यू आर नॉट गेटिंग द बायोलॉजी हेयर. आप यहाँ पे बायोलॉजी आपको नहीं मिल रही, यहाँ पे कुछ और ही पढ़ा रहे हैं सर. ठीक है, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखोगे, ठीक है, समझोगे, तो कंफर्म है आप कोरिलेट कर पाओगे. और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर हाँ हम कनेक्ट कर पा रहे हैं और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. क्योंकि एक ऐसा लेसन है जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, जिसमें अगर आप कोरिलेट नहीं करोगे, समझोगे नहीं चीज़ों को, तो आपके लिए ये चैप्टर बोरिंग हो जाएगा कि ये तो सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं. लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है. अगर ये चैप्टर समझ में आ गया तो आगे के भी लेसन्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे. ठीक है, तो येस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट द बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया था कि देयर इज़ ए वैरायटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. कुछ कमेंट में लिखा भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कि सर 1.7 मिलियन स्पीसीज़ होती हैं, एस्टिमेशन है ऐसा, एनसीईआरटी में भी यही है. ठीक है, अपडेशन हुआ होगा तो बहुत ज़्यादा 2 मिलियन तक होगा. ठीक है, 2.5 मिलियन तक होगा, लेकिन एनसीईआरटी में 1.7 मिलियन स्पीसीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन है. ठीक है, नाउ देयर इज़ अ बायोडाइवर्सिटी है, तो हमारे लिए अच्छा है कि हाँ ठीक है, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. आई टोल्ड यू दैट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इकोलॉजी. इकोसिस्टम में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं. ठीक है, लेकिन उसके साथ भी ये भी है ना कि हाउ कैन वी गेट टू नो दीज वेराइटी. इन वेराइटीज़ के बारे में हम कैसे जान सकते हैं. जैसे इन द स्कूल फॉर द प्रिंसिपल इट इज़ नॉट ईजी टू गेट टू नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट. वो कि वो हर एक स्टूडेंट के बारे में जाने, बट इट इज़ वेरी इजी फॉर द प्रिंसिपल टू गेट टू नो अबाउट द क्लास.
वो क्लास के बारे में रिपोर्ट रख सकता है, लेकिन हर एक स्टूडेंट के बारे में उसके पास नॉलेज हो, उसके पास इन्फॉर्मेशन हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए उसने क्लासेस में बांट रखा है। अब क्लासेस का जो फीडबैक होगा, दैट फीडबैक बिलोंग टू द स्टूडेंट। जो क्लास की जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट किससे कनेक्ट हो जाएगी, स्टूडेंट से कनेक्ट हो जाएगी, समझ में आए। तो इस तरह से हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास वेराइटीज़ बहुत है। वेराइटीज़ अगर बहुत है तो हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्लासीफाई कैसे करेंगे। अगर क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के लिए हमें इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, उनका रोल क्या है, उनके बारे में उनकी हिस्ट्री पता लगाना, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कैसे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें हमें कब पता लग सकती हैं, जब हम ऑर्गेनिज्म को डील करना सीखें, ठीक है। जैसे अगर कोई मेडिसिन है, कोई नई मेडिसिन आई, तो नई मेडिसिन का पीछे जो कंपोजिशन होता है उसको देख के हम ये पता लगा लेते हैं कि ये मेडिसिन पहले जो मेडिसिन आती थी इस नाम से उसी की तरह है, समझ में नहीं है। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, क्या इंपॉर्टेंस है कि डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस तो है, इट इज़ वेरी गुड दैट डाइवर्सिटी शुड बी देयर, बट हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द डाइवर्सिटी, उस बायोडाइवर्सिटी से डील कैसे करेंगे, हाउ विल वी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्लासीफाई कैसे करेंगे। क्लासीफाई की नीड क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पता लगाने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए, क्योंकि वी कैन नॉट स्टडी ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ पर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में हम स्टडी नहीं कर सकते। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डील द वेराइटीज़, ताकि हम वेराइटीज़ को डील कर पाएँ बाय द हेल्प ऑफ द क्लासिफिकेशन करके, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब ये टॉपिक अब सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं एंड हाउ वी कैन डील विद द बायोडाइवर्सिटी, हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को। तो आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, ठीक है। जैसे आप स्कूल में हैं, ठीक है। अब स्कूल में क्या है कि अगर आपको स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करना है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स खड़े हैं असेंबली में उन सबको क्लासेस में भेजना है, तो सबसे पहले उनका क्या चाहिए होगा, सबसे पहले नेम, उनका क्या चाहिए होगा, नेम चाहिए होगा। जैसे आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ CBSE, ठीक है। CBSE इज़ अ बोर्ड है, ऐसे जान लो हमारा एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब प्लांट का या एनिमल का कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो CBSE क्या करती है, स्टूडेंट्स को नाम से नहीं जानती है। जैसे अभी 10th के एग्ज़ाम आपने दिया है, ठीक है, तो आपका कोई ना कोई रोल नंबर रहा होगा, आपका क्या रहा होगा, रोल नंबर रहा होगा, ठीक है। अब व्हेन द रिज़ल्ट विल आउट, जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो यू कैन नॉट सर्च योर रिज़ल्ट विद द हेल्प ऑफ द नेम। आप नेम से उसका आप अपना रिज़ल्ट सर्च आउट नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सेम नाम से, कॉमन नेम से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स होंगे उसी एक नाम के, ठीक है। तो इसीलिए CBSE ने आपको एक क्या प्रोवाइड करा दिया, यूनिक कोड प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। आपको एक नाम दे दिया, नाम इन द सेंस आपका रोल नंबर दे दिया, आपका रोल नंबर यूनिक है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया जहाँ तक भी CBSE वर्क कर रही है, जहाँ पे भी CBSE रन कर रही है, आपका जो रोल नंबर है वो यूनिक है, उस रोल नंबर से और कोई भी नहीं होगा। बात समझ में आई। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रोल नंबर। नाउ द CBSE विल गेट टू नो यू अबाउट यू फ्रॉम योर रोल नंबर। वो आपके रोल नंबर से आपको जानेगी, ना कि आपको आपके नाम से जानेगी। सेम एज़ इफ़ यू आर गोइंग टू क्लासीफाई द स्टूडेंट, अगर हम क्लासीफाई करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो उनका क्या होना चाहिए, कोई ना कोई नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए। कभी कभी आपकी क्लास में ऐसा भी होता है कि एक ही नाम के 2 स्टूडेंट हैं, लेकिन उनका रोल नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अगर हमें नाम में कन्फ्यूज़न होती है तो हम ये देख लेते हैं कि रोल नंबर, इसका तो रोल नंबर 1 है और दूसरे वाले का रोल नंबर क्या है, 5 है। बात समझ में आई। तो रोल नंबर हमें स्पेसिफिक चीज़ें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जैसे आपके घर का नाम चिंटू है, मिंटू है, अगर सपोज़ CBSE भी चिंटू मिंटू तरह आपको रिज़ल्ट अनाउंस करने लगे, तब तो बहुत सारे चिंटू मिंटू पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो आपको क्या दे देती है, यूनिक कोड दे देती है, जिसका नाम क्या है, रोल नंबर। तो हम उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको मतलब आपको डील कर सकते हैं। सेम एज़ इन द स्कूल, स्टूडेंट्स का अलग क्लास होती है, अलग रोल नंबर होता है, ठीक है। नाम भी स्पेसिफिक होता है, नाम भी अलग से होता है। तो इस तरह से हम उनका नाम पहले, सबसे पहले उनका क्या करेंगे, नेम रखेंगे, तभी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पेरेंट है, जब भी पेरेंट अपने बच्चे को लेके जाते हैं किसी स्कूल में, तो उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि क्या उस बच्चे का क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। क्योंकि अगर उसका नाम ही कुछ नहीं होगा तो हाउ विल दे एडमिट, उसको एडमिट कैसे करेंगे, मतलब उसको उसका एडमिशन वहाँ पे कैसे होगा। सेम एज़ इफ़ वी आर गोइंग टू डील विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी अ नॉमेनक्लेचर।
उनका नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, नामकरण होना चाहिए, ठीक है। जैसे हिंदू रिचुअल में ऐसा होता है ना कि आपने सुना भी होगा कि व्हेन द बेबी टुक बर्थ, तो उसका एक नामकरण संस्कार होता है कि उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे पंडित जी आते हैं। बायोलॉजी में भी एक पंडित जी हैं जिनका नाम है ये कैरोलस लीनियस। बायोलॉजी में जो इसका नामकरण स्टार्ट किया था उनका नाम है कैरोलस लीनियस। इन्होंने ही नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये भी बायोलॉजी की फील्ड में क्या है, पंडित जी हैं। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब एक्चुअल में क्या हो गया कि नेम रखा, मतलब स्पेसिफिक नेम देना ऑर्गेनिज्म को। स्पेसिफिक नेम क्यों ज़रूरी है? जैसे अभी मैंने बताया कि आपके घर का नाम चिंटू है, ठीक है, किसी का नाम मिंटू है। अगर चिंटू और मिंटू के नाम से सीबीएसई आपको नहीं जानेगी। सेम एज़ ऑल ओवर द अर्थ, अगर किसी ऑर्गेनिज़म का एक स्पेसिफिक नाम है तो उसी स्पेसिफिक नाम से वो ऑर्गेनिज़म चाहे इंडिया में हो, चाहे वो यूएसए में हो, चाहे वो यूएई में हो, कहीं पे भी वो ऑर्गेनिज़म उसी साइंटिफिक नेम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, नॉमेनक्लेचर बुलाते हैं। आपने सुना होगा साइंटिफिक नेम। एक्चुअली जो ऑर्गेनिज़म का साइंटिफिक नेम होता है वो उसको अलॉट करना ही क्या है, नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। अब तो आपको अब देखो, अगर स्टेट मतलब लोकल अथॉरिटी अगर नाम अलॉट करेगी तो क्या होगा, जैसे स्कूल अगर रोल नंबर आपको अलॉट करेगा, मान लो आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, उसने आपको एक रोल नंबर अलॉट कर दिया 73148, ये आपका रोल नंबर अलॉट कर दिया, ठीक है। अगर स्कूल अलॉट कर रहा है और ये अलॉट करके सीबीएसई भेज रहा है, तो क्या होगा कि उस स्कूल ने भी आपको ये अलॉट कर दिया ये रोल नंबर, किसी और स्कूल ने अपने स्टूडेंट को भी यही रोल नंबर अलॉट कर दिया, तो दोनों रोल नंबर क्या हो जाएंगे, क्लैश हो जाएंगे। तो सीबीएसई ने बोला ऐसा है कि आप रोल नंबर अलॉट नहीं करिए, रोल नंबर हम अलॉट करेंगे, जिससे वो रोल नंबर क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। समझ में आई बात? इसीलिए देयर इज़ ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉमेनक्लेचर के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर किसी प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICBN, इंटरनेशनल बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और अगर किसी एनिमल का नाम लिखना है तो यहाँ पे देख रहे हो इंटरनेशनल जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये काउंसिल है, मतलब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ICBN और ICZN करके, जो नेम अलॉट करती हैं ऑर्गेनिज्म को, साइंटिफिक नेम अलॉट करती हैं, जिससे वो नेम जो है दैट शुड बी यूनिक, वो यूनिक हो जाए, वो मिसमैच ना हो। समझ में आया? ठीक है। अब जैसे आपका नाम अगर मतलब लिखा जाता है तो आपने जब फॉर्म भरा होगा कोई, तो उसमें लिखा जाता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कभी कभी मिडिल नेम भी लिखा होता है। ऐसे ही साइंटिफिक नेम भी के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम के भी 2 पार्ट होते हैं। दैट्स वाई दिस नॉमेनक्लेचर इज नोन एज बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाई मीन्स 2, there are 2 part of the name, that's why it is known as what, binomial nomenclature. Like as one scientific name is written here, so you can see Mangifera indica, this is the scientific name of the mango. Now you can see in the Mangifera indica there are 2 word, एक तो Mangifera है और दूसरा क्या है, indica। तो 2 पार्ट हो गए कि नहीं साइंटिफिक नेम के। द फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंटिंग द जीनस, जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस, सॉरी, first part is representing genus and the next part is representing the species। जो next part है वो क्या represent कर रहा है, species को। जीनस को हम जेनेरिक भी बोलते हैं, देखो यहाँ पे जेनेरिक लिखा है, और स्पीसीज़ को हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। मतलब चाहे आप स्पीसीज़ बोलो चाहे स्पेसिफिक एपिथेट बोलो, दोनों सेम है। इसका मतलब है हु इज़ द फादर ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, वही बायोलॉजी वाले पंडित जी जिनका नाम क्या है, कैरोलस लीनियस। He first started to allotting the scientific name in 2 part to the organism। समझ में आया? ठीक है। और कहीं कहीं पे मैंजीफेरा इंडिका के लास्ट में लिखा होता है LINN, लिन। इसका मतलब क्या है कि जो मैंजीफेरा इंडिका है, मतलब जो मैंगो है, उसका नाम इन्होंने अलॉट किया और इन्होंने इसके बारे में डिस्कवर किया। इसीलिए जिस भी साइंटिफिक नेम के लास्ट में ऐसा लिखा है वो साइंटिस्ट का नाम होता है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया? ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर हो गया। तो सबसे पहले फॉर टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अलॉट देम द नेम, अ यूनिक नेम। और वो भी नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। बिकॉज व्हेन वी विल क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, द क्लासिफिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द यूनिक नेम। उनको यूनिक नेम पे होना चाहिए, ना कि उनके कॉमन नेम पे होना चाहिए। जैसे अगर आप कोई भी वेजिटेबल लेते हो तो वेजिटेबल को कॉमनली, मतलब जो लोकल नेम है, जैसे अगर हम पम्पकिन को ले लें तो पम्पकिन को कहीं पे कद्दू बुलाते हैं,
ठीक है, कहीं पे उसको सीताफल बुलाते हैं, तो हम उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे? उसका क्लासिफिकेशन हम ना ही पम्पकिन पे करेंगे, ना ही कद्दू पे करेंगे, ना ही सीताफल पे करेंगे। उसका क्लासिफिकेशन हम उसके किस बेस पे करेंगे? साइंटिफिक नेम के बेस पे करेंगे। बात समझ में आई? दिस इज़ द यूनिक थिंग फॉर द ऑर्गेनिज्म दैट देयर शुड बी अ नॉमेनक्लेचर। और तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या हो रहा है। नाउ देर आर डिफरेंट रूल फॉर टू राइट डाउन द बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए मतलब जो रूल्स हैं वो देखो क्या क्या हैं। देखो पहला रूल जो है दैट इज़ यूनिवर्सल रूल्स है, मतलब हर जगह इंप्लीमेंट होंगे। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, लैटिन में होते हैं, ठीक है, उनकी कोई ना कोई मीनिंग निकलती है, मतलब लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। रिटन इन इटैलिक्स। देखो जब आप पेन से लिखोगे तो आप इटैलिक नहीं लिख सकते, इसीलिए जब आप टाइप करोगे तो इटैलिक होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो ये थोड़ा मैंने इटैलिक लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं लग रहा होगा तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी, लेकिन इटैलिक मैंने लिखा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो इटैलिक फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है, वो लैटिन से ही डिराइव होते हैं मेनली, मतलब उनके जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो लैटिन लैंग्वेज ही यूज़ होती है। फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम वो क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो मैंने अभी बताया था ना, जीनस। और सेकंड नेम क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक एपिथेट बुलाओ और चाहे वो उसको स्पीसीज बुलाओ। बोथ द वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, देखो बताया ना हैंड रिटन जब होना चाहिए तो वो दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, और अलग अलग होने के साथ साथ उनके नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए। लेकिन अगर वो प्रिंटेड हैं तो किस फॉर्म में होने चाहिए? इटैलिक, मतलब आप अगर किसी नाम को टाइप कर रहे हो तो इटैलिक होना चाहिए। उसके बाद जो फर्स्ट नेम है, अगर यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका में देखो तो जो जीनस का नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और जो स्पीसीज़ का नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट है। अगर मैं इसी को लिख दूँ कैपिटल INDICA तो ये गलत है। स्पेलिंग तो सही है लेकिन ये गलत है, ये साइंटिफिक नेम गलत है। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि स्पीसीज़ का नेम किससे स्टार्ट होना चाहिए? स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। बात समझ में आई? तो ये रूल सारे समझ में आ गए। देखो लास्ट रूल देखो क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब जो स्पीसीज़ का नेम है दैट शुड स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर एंड इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। जैसे मैंने मैंजीफेरा इंडिका का एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि नॉमिन सबसे पहले हमें क्या होना है? नॉमेनक्लेचर। देखो नॉमेनक्लेचर भी आइडेंटिफिकेशन पे ही बेस्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिख भी रखा है, इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आप नाम कैसे लिख सकते हो? भाई आपने किसी चीज़ जैसे कोई भी स्टूडेंट है उसको जब तक आपने ये नहीं जान पाया कि वो 10th को बिलोंग करता है कि 11th को बिलोंग करता है, ठीक है, तो बोर्ड उसको रोल नंबर कैसे अलॉट करेगी? ठीक है, अब जब अगर आप 11th में हो तो आपको तो बोर्ड रोल नंबर अलॉट नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है, वो आइडेंटिफाई कर चुकी है कि आप तो 10th पास आउट होके आए हो, ठीक है, आप तो 11th में हो, तो आपका बोर्ड में रोल नंबर अलॉट करने की कोई नीड नहीं है। सेम एज अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तभी पॉसिबल है कि उसका नॉमेनक्लेचर भी हो पाए। समझ में आ गया? तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप इन द क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया? आइडेंटिफाई किया। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन करना। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा? नॉमेनक्लेचर करना। हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, तब हम किस पे जाते हैं? क्लासिफिकेशन पे जाते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन भी मैं आपको ही एग्जांपल, मतलब आपका ही एग्जांपल लेके बताऊंगा। क्लासिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि उसको अलॉट करना, उसको कैटेगरी अलॉट करना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, किस कंट्री में रहते हो, तो आप बताओगे इंडिया, पहली कैटेगरी हो गई। मतलब मैं आपको क्लासीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे अपने आप को क्लासीफाई करना हो तो मैं क्या बताऊँगा कि मैं किसको बिलोंग करता हूँ? इंडिया को बिलोंग करता हूँ। किस स्टेट को बिलोंग करते हो? तो चलो भाई मैं तो भाई यूपी को बिलोंग करता हूँ। आप अगर जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं हो सकता है वो किसी और स्टेट को बिलोंग करते हो, यूपी को बिलोंग करते हैं। फिर यूपी में आप किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं? तो पता लगा कि मैं जो है अयोध्या को बिलोंग करता हूँ, ठीक है। अगर मैं अयोध्या को बिलोंग करता हूँ, अयोध्या में आप किस स्ट्रीट में रहते हैं, किस कॉलोनी में रहते हैं, तो वो कॉलोनी का नाम हो गया, उस कॉलोनी का नाम हो गया। उस कॉलोनी में आपका हाउस नंबर क्या है? हाउस नंबर क्या है? तो ये मैं कर क्या रहा हूँ? मैं अपने आप को ही क्लासीफाई कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन का क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर इतनी सारी डिटेल अगर किसी के बारे में पता हो तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि हमें बहुत इजी हो जाएगा उस तक पहुँचना,
उस तक पहुंचने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये नहीं कि उसके तक पहुंचेगा लो भैया पैसा दे दो, लो भैया दान दे दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनिज़म के केस में उस तक पहुँचने का मतलब क्या है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लियर हो गया कि ग्रुपिंग करना, ऑर्गेनिज़म को डिफरेंट कैटेगरी में बांटना, ठीक है। उसको कैटेगरी को उसके अलग अलग ग्रुपिंग करना, उसकी कैटेगरी को अलॉट करना। जैसे आपकी कैटेगरी अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो आपकी इंडिया है, फिर आप किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, किस शहर को बिलोंग करते हैं, आपकी कॉलोनी क्या है, आपका हाउस नंबर क्या है, तो दिस इज़ अबाउट। और ये देखो जितने भी इसमें मैंने ये लिख रखे हैं ना ग्रुप, ये सब कैटेगरी हैं अलग अलग, ठीक है। हो सकता है कि जितने भी इंडियन हैं उन सब की एक कॉमन कैटेगरी है, वो क्या है, इंडिया है, ठीक है। जितने लोग यूपी में रहते हैं उनकी सबके बीच में कॉमन क्या है कि हम यूपी को बिलोंग करते हैं। अब ये तो है नहीं कि जितने लोग भी इंडिया रहते हैं, जितने लोग यूपी रहते हैं सब अयोध्या में रहते होंगे, नहीं। यहाँ पे आके वो अलग हो जाएंगे, यूपी में रहते हैं लेकिन उनका डिस्ट्रिक्ट क्या है, उनका जो मतलब एरिया है वो अलग अलग है, बस में उनका टाउन जो है वो जो सिटी है वो अलग अलग है, क्लियर है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन थोड़ा सा क्लियर हो गया कि क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। और येस्टरडे आई गेव यू वन ऑब्जेक्टिव, मतलब असाइनमेंट दिया था मैंने कि आप जो है डेली एक पहले एक डायरी बनाओगे, उस डायरी में लिखोगे कि आज आपने क्या क्या खाया। तो क्या क्या खाया मतलब आप पकौड़ा ये सब नहीं लिखोगे, पकौड़ी खाई तो पकौड़ी किसकी बनी थी, पकौड़ी बनी थी, पकौड़ी में पड़ी थी चिली, पकौड़ी में पड़ा था अनियन, और इनका साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो बहुत सारे आपको 1 वीक तक आपको ये करना है केवल, ठीक है। 1 वीक तक आप जितने वॉट एवर थिंग्स यू आर ईटिंग उनका सबका साइंटिफिक नेम आपको यहाँ पे लिखना है। उससे क्या होगा, आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक नेम पता लग जाएंगे जिनको आप डेली यूज़ करते हो, और वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए साइंटिफिक नेम थोड़ा सा लर्न करना, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आई एम एंडिंग दिस सेशन, इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन, कि हाउ वी डू क्लासिफिकेशन। और अगर आपको को रिलेट कर पा रहे हो, अच्छे से समझ में आ रहा है, बोरिंग नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करो, ठीक है। और मैक्सिमम शेयर करो ताकि ये मेरी जो हार्ड वर्क है, जो मेरा इनिशिएटिव है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तक पहुँचे, कि हाँ कोई ऐसी भी बायोलॉजी पढ़ा रहा है जिसमें हमें रट्टा मतलब रोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल समझने की ज़रूरत है। क्लियर है? तो आई एम एंडिंग दिस सेशन, इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ, लेक्चर एंड कर रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट हो गया ये यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। टिल देन गुड बाय एंड स्टे एट योर होम, स्टे